गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टडी सिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का जो पीवाईक्यू सीरीज है, पीवाईक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में प्रजनन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें लास्ट 5 ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है द्विलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी या स्टेमिनेट के लिए। तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग एकलिंगी के लिए। किसके लिए उपयोग करते हैं? एकलिंगी के लिए करते हैं। लेकिन एकलिंगी में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्त्री पुष्प के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्त्री पुष्प जिसमें होगा उसको हम पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? तो प्याज में परिवर्तन पतियों के द्वारा या प्रजनन प्रकंद के द्वारा या बीज के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बलवा के द्वारा, जो कि 2023 में पूछा गया है। सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो अगुणित पादप शरीर जैसे कि हेप्लॉइडिक को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हेप्लॉइड जैसे होता है इसी को हम लोग अगुणित पादप शरीर कहते हैं। और एक होता है डिप्लॉइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। तो इसमें अनावृत बीजी टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ब्रायोफाइटा जो ब्रायोफाइटा होते हैं, और आवृत बीजी को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं और अनावृत बीजी सब डिप्लॉइड होते हैं, और टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? हैप्लोडिप्लॉइडिक होते हैं। जबकि अगर हम देखें किसको, ब्रायोफाइटा का, तो ये होते हैं हैप्लॉइड। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पादप जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है। तो पादप जंतु जिसमें मध्य चक्र होते हैं, मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, इसमें अगर हम देखें तो चक्र दो प्रकार के जैसे होता है। एक होता है ओस्टस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर साइकिल, जिसी को हम लोग मध्य चक्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य चक्र। जबकि ऑस्टर साइकिल किस में होगा? तो ऑस्टर साइकिल होगा गाय में। जबकि बंदर जंतु, इस दोनों में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, जो बोल रहा है कि गुरु बीजाणु मार्त कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मार्त कोशिका से क्या बनेगा? इसका सिंपल आंसर होगा, अगर मार्त कोशिका लगा है तो शुरू में जो लगा होगा गुरु बीजाणु, तो गुरु बीजाणु ही इससे बनेगा। क्या बनेगा? गुरु बीजाणु। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होगा? इसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन होगा, अनुदैर्घ्य, ओब्लिक द्विखंडन, सरल द्विखंडन। तो इसका आंसर होगा कौन? इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ द्विखंडन। क्या होगा? अनुप्रस्थ द्विखंडन पैरामीशियम में होता है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बिना निषेचन के पौधों में उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना निषेचन करना है, तो इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? कायिक प्रवर्धन करना है। क्या करना है? कायिक प्रवर्धन। लेकिन अब हम लोग ग्राफ्टिंग देखें तो ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, इन सब में हमें बीज का निर्माण करना पड़ता है। तो बीज का निर्माण जब भी होगा तो ये किसके द्वारा होगा? निषेचन करना ही पड़ता है, तब जाकर के क्या होते हैं? बीज का निर्माण होगा, फिर हम लोग जाकर के प्रत्यारोपण करेंगे या ग्राफ्टिंग करेंगे। अगर हम लोगों को बिना निषेचन का करना है तो हम लोग कायिक प्रवर्धन ही करेंगे। कायिक प्रवर्धन में हम लोग क्या करेंगे? पौधे का कोई भी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं? तो नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक, निषेचन कितने प्रकार के? एक दो, एक बाह्य निषेचन होता है और एक आंतरिक निषेचन होता है। अगर आंतरिक निषेचन होगा तो ये कहाँ होगा? मादा शरीर के अंदर होगा। अगर ये निषेचन बाह्य होगा तो ये मादा शरीर के बाहर होगा। तो आंतरिक निषेचन में क्या होगा? तो आंतरिक निषेचन तारा मछली, इसमें आंसर होगा शार्क। जो शार्क क्या है? इसमें आंतरिक निषेचन होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, स्त्री केसर क्या रहेगा? एक दूसरे से जुड़े रहेगा, तो कहलाता है। जो कि 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये जो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो हम इसको सिंपल सा युक्तांड कहेंगे। क्या कहेंगे? युक्तांड। उसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द्विखंडन किस पादप में पाया जाता है?
द्विखंडन किस में पाया जाता है? पादप नहीं, सॉरी, किस में पाया जाता है? तो इसमें होगा अमीबा और पैरामीशियम, दोनों में द्विखंडन होते हैं। एक में होता है अनुप्रस्थ, तो एक में होता है अनुदैर्घ्य। तो इसका आंसर होगा सी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? इससे पहले क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया था कि मध्य चक्र किसमें होता है? मध्य चक्र, मध्य चक्र जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और यहाँ क्या पूछ दिया है? तो ऋतुस्राव चक्र पूछ दिया है। ऋतुस्राव चक्र क्या होते हैं? तो ऋतुस्राव चक्र होते हैं सभी, जैसे कि जो मनुष्य जैसा मिलता जुलता होगा, इसी में मनुष्य में हो गया, बंदर में हो गया, या चिंपैंजी में हो गया, इन सभी में क्या होते हैं? ऋतुस्राव चक्र होते हैं। जबकि मध्य चक्र किस में होता है? मध्य चक्र गाय में हो गया, जो भी जंतु जानवर जिसे हम कहते हैं, ये सभी में क्या हो जाएगा? मध्य चक्र हो जाएगा। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कह रहा है कि ट्राइटिकम एस्टिवम, जो कि एक हेक्सा फ्लोएड गेहूं है, सिंपल से उसको हम गेहूं कहते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम। उसमें उसमें होता है, उसमें क्या कितना गुणसूत्र होता है वो हमसे पूछ रहा है। तो जो कि 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें गुणसूत्र टोटल 42 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 42, यानी कि 21 जोड़े गुणसूत्र इसमें होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कह रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी कीर्तनीय संख्या होती है? मानव गुणसूत्र में कितनी कीर्तनीय संख्या, मतलब ये हैप्लॉइड का बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हैप्लॉइड कितने होते हैं, यानी अगुणित का बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अगुणित की संख्या कितनी होगी? अगर अगुणित की बात करेगा तो कितना होगा? 23 जोड़ा होगा, 23 होगा। और अगर हम बात करेंगे डिप्लॉइड की, तो डिप्लॉइड कितना होगा? डिप्लॉइड इसका दुगुना हो जाएगा, जो कि 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कह रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, तब यह कहा जाता है। देखिए, जब हमें क्या, जब क्या बात करेंगे, एकल जनक के द्वारा बात करेंगे, तो एकल जनक हमेशा क्या होगा? अलैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन में हमें क्या करना होता है? तो निषेचन नहीं कराना होता है, युग्मकों का संलयन नहीं कराना होता है। तो युग्मक का संलयन नहीं होगा, तो वो कहाँ होगा? अलैंगिक जनन में होता है। किसमें होगा? अलैंगिक जनन, इसका आंसर हो जाएगा। अगर वही बोल बोल देता क्या कि दो जनक के द्वारा किसमें होगा, तो दो जनक किसमें होता है? लैंगिक जनन में होता है। और लैंगिक जनन में नर युग्मक आता, जो नर मात्र कोशिका से आता, और मादा मादा युग्मक आता, जो कहाँ से आता है? मादा युग्मक आता है, मादा मात्र कोशिका से आता है। फिर उसी प्रकार से अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं इसको इंग्लिश में। डिप्लॉइड की संरचना बोल रहा है कि कौन द्विगुणित संरचना है। इसमें से अंडाणु क्या होगा? अंडाणु हैप्लॉइड होगा, इसको हम लोग 2n से दर्शाते हैं। और हैप्लॉइड को क्या से दर्शाते हैं? हैप्लॉइड को दर्शाते हैं हम लोग n से दर्शाते हैं। अगर हम देखें इसमें, तो अंडाणु क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं हैप्लॉइड। भ्रूणपोष क्या होते हैं? अगर हम भ्रूणपोष की बात करेंगे, तो ये पादप में होते हैं, जो कि 3n होते हैं। युग्मनज होते हैं 2n। क्या होते हैं? युग्मनज होगा आपका 2n। और इनमें से सभी तो ये तो होगा ही नहीं, हमें पूछ रहा है क्या? द्विगुणित, जिसको हम 2n को हमें चूज करना है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? युग्मनज हमारा सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि फ्रैमेट निर्माण कहते हैं, मतलब यहाँ पे फ्रैमेट नहीं, यहाँ पे गैमीट होना है, कहना है गैमीट निर्माण जो होगा, गैमेट निर्माण को कहते हैं हम। गैमेट निर्माण को क्या कहेंगे? तो गैमेट जो निर्माण करेगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश नाम है गैमेट, जिसको हम लोग युग्मक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। और युग्मक निर्माण करने का जो तरीका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे 17 होना चाहिए था। 17 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी कहने का मतलब ये बात कर रहा है द्विलिंगी, इसकी बात कर रहा है द्विलिंगी का, जिसमें दोनों ही लिंग प्रेजेंट हो। नर नर इसमें नर युग्मक निर्माण करने वाला और मादा युग्मक निर्माण करने वाला, दोनों के दोनों लिंग जिसमें प्रेजेंट होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे।
तो उभयलिंगी प्राणी इसमें कौन है? तो केचुआ है, सीधे से आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जो 2021 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन कहने का मतलब जो एक कोशिकीय जीव है, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें कैसा प्रजनन होता है, प्रजनन का कौन सी तरीका उसमें होता है। तो उसमें प्रजनन की तरीका अगर हम देखें अलैंगिक प्रजनन, तो अलैंगिक प्रजनन में भी ये सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे तो सभी सूक्ष्म जीव में अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन, तो लैंगिक प्रजनन के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म जीव में भी होता है, लेकिन ये अधिकतर किसमें होता है? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो उच्च पादप या उच्च स्तरीय जीव होते हैं, उसमें लैंगिक जनन होता है। लेकिन अगर हम बात करें सूक्ष्म जो जीव है, उसमें अधिकतर क्या होगा? उसमें उसमें होता है कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन द्वारा वो अपने संख्या बढ़ाते हैं, और संख्या बढ़ाना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। कोशिका विभाजन करता है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर अलैंगिक और लैंगिक न होकर के हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर कोशिका विभाजन होता तो हमारा आंसर डी होता। इस तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो बोल रहा है कि निम्नलिखित किस में पादप काई अगुणित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप काई हैं जो पादप के जो प्रकार हैं जिस जो अगुणित होते हैं। अगुणित वही फिर से जैसे कि पहले पूछा गया था कि द्विगुणित कौन होता है, तो अगुणित को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगुणित को हैप्लॉइड कहते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? एन बोलते हैं। तो एन इसमें कौन होता है? ब्रायोफाइटा होगा। क्या होगा? ब्रायोफाइटा इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 देखना है, जो बोल रहा है कि कौन सी द्विलिंगी जानवर है। तो कौन से द्विलिंगी जानवर है? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें द्विलिंगी जानवर हो जाएगा केचुआ, हाइड्रा और जोंक। ये सभी के सभी क्या है? द्विलिंगी जानवर है। और इधर तिलचट्टा, ये सब हाइड्रा इधर भी है, लेकिन इसमें तीनों का तीनों सभी क्या है? तो द्विलिंगी है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बोल नंबर 22 बोल रहा है, 22 नंबर बोल रहा है कि यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। यीस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होगा? तो यीस्ट में प्रजनन होगा मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, जो बोल रहा है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो पुनः वही है, युग्मक किस प्रकार के होते हैं, जो पहले बताए थे, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित और द्विगुणित, जिसको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड होगा तो क्या होगा? हैप्लॉइड का मतलब एन होना है, पॉलीप्लॉइड का मतलब होने हैं बहुत सारे, और अगर ये डिप्लॉयड रहेगा तो डिप्लॉयड का मतलब क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? युग्मक सामान्यतः होते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक। मादा युग्मक, अगर हम नर युग्मक की बात करेंगे किधर मनुष्य में देखेंगे तो नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होते हैं। और वही किसमें? वही अगर हम बात करेंगे मनुष्य में मादा युग्मक की बात, तो अंडाणु होते हैं, जो क्या होते हैं? मतलब अंडाणु होगा आपका, अंडाणु होगा हैप्लॉइड। यानी सभी के सभी युग्मक जो होते हैं एन होते हैं। क्या होता है? सभी के सभी युग्मक क्या होगा? एन होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ए, जो हैप्लॉइड आंसर है। अगर वही यहाँ पे क्या होता है? युग्मनज होता है। क्या होता है? युग्मनज। युग्मनज होता है तो युग्मनज होते हैं 2n, जो कि युग्मक के संलयन से बनता है। उसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि बांस जाति में पुष्पन होता है। बांस जाति, तो बांस में आप लोगों को पता होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बांस में पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार क्या होते हैं? सिर्फ एक बार क्या होगा? तो पुष्पन की क्रिया होती है। पुष्पन एक ही बार होता है पूरे जीवन काल में। अगर लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कह रहा है कि किस अवस्था में शब्द डैशियस का उपयोग करते हैं। तो डैशियस शब्द क्या होते हैं? डैशियस शब्द होते हैं जिसको हम लोग डैशियस शब्द उपयोग करते हैं हम एक लिंगी के लिए। किसके उपयोग करते हैं? एक लिंगी के लिए करते हैं। ऐसे ही एक और शब्द होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोनोसियस। क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं। और मोनोसियस हम लोग किसके लिए करते हैं? द्विलिंगी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? द्विलिंगी को। और एकलिंगी क्या होते हैं? तो एकलिंगी यानी डैशियस मतलब दोनों प्राणी, जैसे कि मान कर चलते हैं नर युग्मक वाला जो होगा और मादा युग्मक वाले जितने के होगा, सभी के सभी कहाँ, दोनों कहाँ पाया जाएगा? दोनों पाया जाएगा अलग अलग। अलग अलग अगर पुष्प है तो अलग अलग पुष्प में पाया जाएगा। अगर अलग अलग जंतु है तो जंतु में पाया जाएगा, दोनों ही लिंग वाले।
मतलब नर युग्मक वाले और मादा युग्मक वाले अलग पाया जाएगा। तो हम इसको एक लिंगी, सिंपल से हम एक लिंगी को हमें इसमें पहचान करना है। तो एक लिंगी यहाँ पे है ही, जिसे हम बी कहते हैं। ऑप्शन नंबर, अगर हम क्वेश्चन 26 देखें, तो क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है। तो सही क्रम को हमें चुनना है। तो सही क्रम क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम क्या होता है, तो युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक निर्माण होगा। युग्मक निर्माण, सॉरी, सबसे पहले युग्मक का निर्माण करना है। युग्मक निर्माण हो जाएगा तो फिर क्या करना है, उसका संलयन करना है। उसके बाद क्या करना है, संलयन। अगर संलयन हो जाएगा तो संलयन के बाद क्या बनता है, संलयन के बाद बनता है युग्मक, युग्मनज। युग्मनज जिसको युग्मज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम लोग युग्मज भी कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, विकसित होकर क्या बना लेता है, फिर ये भ्रूण, आगे भ्रूण, और फिर भ्रूण से आगे जाकर के अगर पादप में है तो बीज बने। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सही क्रम है। तो सही क्रम में सबसे पहले हमें युग्मक निर्माण कराना है। तो युग्मक निर्माण को कहते हैं हम लोग युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। तो सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन में तो युग्मक जनन सही है, इसके बाद संयुग्मन ये भी सही है, लेकिन उसके बाद युग्मज बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, भ्रूण। तो ये आंसर हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी देखें तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले संयुग्मन कराना है, तो ये तो गलत ही है ना, पहले हमें क्या कराना है, युग्मक निर्माण कराना है। तो युग्मक निर्माण निर्माण पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, संयुग्मन है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। और सी ऑप्शन को अगर देखें तो सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले युग्मक जनन कर रहा है। तो युग्मक जनन जो होता है यानी उसी को युग्मक निर्माण कहते हैं, तो पहले ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, संयुग्मन कराना है, यानी युग्मक का संलयन कराना है, ये भी सही है। फिर संलयन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज या युग्मज बनेगा। तो हम देख रहे हैं इसके बाद युग्मज बना है, और युग्मज विकसित होकर क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? तो पार्थेनोजेनेसिस में हम लोग क्या, अगर किया क्या जाता है, तो इसमें निषेचन की, बिना निषेचन के हम लोग करें, क्या करें, बिना निषेचन के, अगर बिना निषेचन का क्या किया जाता है, तो फल बनाया जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। या बिना निषेचन के एक नए जीव का निर्माण किया जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। तो बोल रहा है कि किसमें बिना निषेचन का क्या किया जाता है, तो एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, स्प्रोसिस्ट और रेडिया लार्वा क्या होते हैं, तो इसमें पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। पार्थिनो मतलब बिना निषेचन का इसका क्या किया जाता है, तो नए जीव का निर्माण आगे किया जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, 28 नंबर में बोल रहा है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। तो लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार होगा, लैंगिक प्रजनन में हमें पता है क्या होता है, युग्मक संलयन होता है। क्या होता है, युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन के बाद क्या बनते हैं, युग्मक संलयन के बनते हैं युग्मनज। क्या बनते हैं, युग्मनज। और ये युग्मनज क्या होते हैं ना, तो युग्मनज होते हैं द्विगुणित। क्या होते हैं, द्विगुणित। और युग्मक क्या होते हैं, अगुणित। युग्मक होते हैं अगुणित, युग्मनज अगुणित। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लैंगिक प्रजनन जब भी होगा तो द्विगुणित के लिए जिम्मेदार होते हैं लैंगिक लैंगिक जनन। तो द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि बीज, अभी पहले क्वेश्चन ही था, जैसे कि बीज हमें बनाना है, तो बीज बनाने के लिए क्या करना होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या करना होता है, नर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या कराना होता है, तो संलयन कराना होता है। संलयन के बाद बनेगा, संलयन के बाद बनता है युग्मनज बनता है। युग्मनज जो कि युग्मनज फिर आगे विकसित होकर क्या बनाता है, तो बीज भ्रूण बनाएगा, फिर ये भ्रूण आगे विकसित होकर बीज बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, तो युग्मक का संयोजन से निर्मित होता है। क्योंकि ये किससे निर्मित होता है, युग्मक के संयोजन से। तो ऑप्शन ए इसका सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, लास्ट क्वेश्चन जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, वही पहले क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पार्थिनोकार्पिक कहते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है।
इसी प्रकार से आपका ये सीरीज खत्म, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इसका पीवाईक्यू 30 पीवाईक्यू जो मुख्य 5 वर्ष में पूछा जाता है वो खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग करेंगे अगले चैप्टर का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो हम लोग जो कि दूसरा नंबर चैप्टर है। छोड़ दीजिए।